हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरे कृष्णा, योर फ्रेंडली रियल एस्टेट एडवाइजर। तो जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मैं होम लोन के डार्क ट्रुथ को एक्सपोज करूंगा। इसमें बिल्डर और बैंक एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं अपने प्रॉफिट मार्जिन को बनाए रखने के लिए, अपनी बैलेंस शीट को क्लीन रखने के लिए, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं कि एक प्रोजेक्ट की नींव कहां से रखी जाती है। बिल्डर प्रोफेशनल्स हायर करता है, मे बी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कि उस लैंड पार्सल के मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को किसी एक पॉइंट पर, प्राइस पॉइंट पर, कई बार डिफरेंट प्राइस पॉइंट पर कन्विंस करना और उस लैंड को एक्वायर करने का काम होता है। उस लैंड को एक्विजिशन में जो पैसा चाहिए होता है वो 30 से 40% के आसपास बिल्डर खुद लगाता है और बचा जो अमाउंट है वो किसी बैंक से लोन ले लेता है। कई बार इसमें लिटिगेशंस भी आती हैं जिससे कि बिल्डर कई बार डूबे भी हैं कि उसमें से किसी कोई एक ओनर बेसिकली कोर्ट चला गया और वो मामला खिंच गया, स्टे वगैरह मिल गया और बिल्डर का पैसा वहां ब्लॉक रहा। तो इस वजह से कई बार देखा गया है कि बिल्डर्स बैंकक्रप्ट भी हुए हैं। बट अभी वो वाला डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी हम यहां मानते हैं कि हाँ, ये लैंड पुलिंग का काम कंप्लीट हो गया और अब बिल्डर ने जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए थे, अप्रूवल्स चाहिए थे, उसने एक्वायर कर ली और अब वो बिल्कुल सेट है उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए। तो अब जो इन्वेस्टर है वो भी उस पर्टिकुलर एंटिटी को, उस यूनिट को खरीदने के लिए वो भी बैंक से लोन लेता है। और आपने जनरली देखा होगा कि बैंक्स उसी प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करते हैं जिसके लिए बिल्डर को उन्होंने लैंड एक्विजिशन के लिए लोन दे रखा होता है। कई बार सुना होगा आपने कि दिस प्रोजेक्ट इज अप्रूव्ड बाय दिस एंड दिस बैंक। तो ये इसी वजह से होता है। आप दूसरा बैंक भी चूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट हां, फिर आप का प्रोसेस काफी हैवीली टाइम्ड हो जाएगा, बहुत समय लगेगा आपको। कई बार बिल्डर ऑफिस और बैंक के चक्कर लगाने पड़ेंगे। बेसिकली ना तो बैंक चाहता है ऐसे लोन देना, ना ही बिल्डर चाहता है कि वो किसी दूसरे बैंक पर जाएं, उसी बैंक से ले लें। प्रोसेस जिसके लिए इजी बना रखा है। तो अगर मैं बैंक के प्रोस्पेक्टिव से देखूं तो बैंक बिल्डर से भी इंटरेस्ट कमा रहा होता है और इन्वेस्टर्स, एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर से भी पैसे कमा रहा होता है। तो बैंक की तरफ से देखूं तो बिल्डर के लोन डिफॉल्ट होने का रिस्क ज्यादा है एज कंपेयर टू दीज इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। किसी इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पीछे आप लग करके, जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं लोन के, उनको लग करके पैसा आप बिल्कुल रिकवर कर सकते हैं। उनको पता है कि हाँ, 100 में से 1 या 2 तो दिक्कत देंगे, बट बाकी हमारे ये एसेट ही हैं, लायबिलिटी नहीं है। बट एक बिल्डर का डिफॉल्ट होना एक बैंक के प्रोस्पेक्टिव से ज्यादा रिस्की होता है। अब एक सिनेरियो लेते हैं, मान लेते हैं कि वो जो बिल्डर प्रोजेक्ट बना रहा था वो कहीं ना कहीं अटक गया। हो सकता है बिल्डर ने जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर कर रखा था या जो इनपुट मटेरियल के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स कर रखे थे वो एंटिटी डूब गई या कोई और फाइनेंशियल क्रंच आ गया। तो इस केस में बैंक को भी पता होता है कि ये प्रोजेक्ट अब एंड यूजर तक डिलीवर नहीं होगा, क्योंकि बैंक को उस बिल्डर के अकाउंट का लेजर स्टेटमेंट्स होते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट्स होते हैं, बिल्डर के कॉर्पोरेट अकाउंट का भी एक्सेस होता है और उस प्रोजेक्ट के स्पेसिफिक एस्क्रो अकाउंट का एक्सेस होता है। बिल्डर ने किन किन कॉन्ट्रैक्टर्स से क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है और उनके स्टेटमेंट्स कैसे हैं, हाउ दे आर प्लेइंग, इसका भी, इस इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता है। फिर भी अगर बिल्डर एक फंसे हुए प्रोजेक्ट के लिए भी डिमांड रेज करता है इन्वेस्टर से, तो बैंक उस डिमांड को अप्रूव करता है, जनरली डिक्लाइन नहीं करता। क्यों ऐसा करता है बैंक? जिससे कि इन्वेस्टर्स बिल्डर से पैसा उठा करके
बैंक की ईएमआईज रीपे कर पाए। बिल्डर को भी पता है आउटर स्ट्रक्चर के कंप्लीट होने तक इन्वेस्टर से मोस्ट ऑफ द अमाउंट वो मांग चुका होगा, 80 से 85% के आसपास, 80 to 85% के आसपास। तो उस पैसे से वो बैंक के काफी हद तक लोन वो रीपे कर चुका होता है, और अगर पूरा भी नहीं करता वो लोन तो भी बैंक बहुत ज्यादा बॉदर्ड नहीं है, क्योंकि उसके दोनों हाथ में लड्डू हैं। वही बैंक उसी बिल्डर के साथ किसी दूसरी लोकेशन पर कोलैबोरेट करने के लिए वापस से तैयार हो जाता है, क्योंकि बैंक को प्रॉफिट्स बनाने हैं। बैंक बहुत ज्यादा बिल्डर पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि इन्वेस्टर्स आएंगे और ये रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाएगा इन्वेस्टर्स के बीच में, और उनसे रिकवर करना लोन अमाउंट ज्यादा इजी होगा और ज्यादा प्रॉफिटेबल भी होता है कई केस में। तो यहां पर बिल्डर और बैंक की साठगांठ होती है। एथिकली क्या करना चाहिए बैंक को? अगर कोई बिल्डर डिफॉल्ट करने वाला है, तकरीबन मैं कहता हूं कि 1 से 1.5 साल पहले पता चल जाता है, जिसका मैंने आपको रीजन बताया। एथिकली उस डिमांड को डिसअप्रूव करना चाहिए, बिल्डर को समन करना चाहिए कि आप ये वाली दिक्कतें कर रहे हो, फिर भी आप डिमांड रेज नहीं कर सकते। बट अगेन they are here to make profit. As an investor, we are also here to make profit only. But हम फंस जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हम क्या ऐसी चीजें इंश्योर करें जिससे हम अपने आप को सेफगार्ड कर पाए ऐसे ब्लंडर्स के होने से। तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको जरूर फॉलो करने चाहिए। द फर्स्ट इज, आप बिल्डर का बैकग्राउंड चेक करें। अब बैकग्राउंड कैसे चेक करना है वो भी मैं बता देता हूं। जो उसके एग्जिस्टिंग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, मैं डिलीवर्ड की बात नहीं कर रहा, डिलीवर्ड जाकर पे आप जाकर के क्वालिटी चेक कर सकते हो, बट जो एग्जिस्टिंग अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उनके रेरा पे जाइए। रेरा की हियरिंग होती है, रेरा के जो ऑफिशियल्स हैं बिल्डर को बुलाते हैं और प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी हियरिंग में वो एब्सेंट रहे हैं और 6 महीने तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में रेरा का लाइसेंस कैंसिल हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये रेड फ्लैग है। अगर कुछ भी आपको ऐसा मिलता है जो जहां पे कि आपको संशय हो, प्लीज वो डील ना करें। द अनदर थिंग इज कि आप ये चेक करें कि जो बिल्डर है उस पर किसी तरीके का लिटिगेशन तो नहीं है, कोर्ट केस रनिंग तो नहीं है, कोई ऐसे लैंड पार्सल पर स्पेशली जहां पर उसका हैविली उसने इन्वेस्ट कर रखा हो, जिससे फंड्स के इश्यूज आ सकते हो इन फ्यूचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप अगेन। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप अपने लॉयर्स से कंसल्ट करें, अगर आप सीरियसली उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो। ब्रोकर्स से बात करें, जो आपका एक रिलायबल ब्रोकर है वो उस बिल्डर के बारे में क्या सोचता है, उसके कही और अनकही बातों को समझें। अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट से बात करें, और हो सके तो ब्रोकर्स से क्रॉस वेरीफाई भी करें चीजें, तो और ज्यादा बेहतर होगा। क्वालिटी के लिए आप मे बी जो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको जरूर देख सकते हो, बट जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उनकी स्थिति क्या है ये देखना बहुत जरूरी है। आपको ये पता नहीं चल सकता कि इनपुट कॉस्ट के लिए, इनपुट मटेरियल्स के लिए उसने किस किस कॉन्ट्रैक्टर से डील साइन कर रखी है, तो हम उस लेवल पर नहीं जा सकते। बैंक भी इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, दिस इज फैक्ट। बैंक्स आर हियर टू मेक प्रॉफिट ओनली, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन दिस वीडियो. The another thing which you could basically ensure
is that builder is having some future plan in upcoming future कि वो कुछ और प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा हो। ऐसा ना हो कि उसका वो पहला प्रोजेक्ट है या उसका वो आखिरी प्रोजेक्ट है। एंड लास्ट थिंग इज, जो रिलीफ देने वाली बात है वो ये कि सारे बिल्डर्स ऐसा नहीं होते। जब आप ये चेकलिस्ट चेक करोगे तो जनरली आपको 10 में से 7 बिल्डर्स क्लीन चिट मिलेंगे आज इस रेरा के होने की वजह से ही। हाँ, 2 से 3 ऐसा हो सकता है जिसमें आपको रेड फ्लैग्स होंगे, तो आपको ऐसे बिल्डर्स अवॉइड करने चाहिए। ऐसा पेमेंट प्लान चूज कीजिए जिसमें आउटर स्ट्रक्चर के कंप्लीट होने तक आपका 50 से 60% ही पैसा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि 80-85% दे रहे हो आप, तो ये आपका अनदर सेफ गार्ड है। तो चीजें थोड़ी सुधरी हैं, बट हाँ, हमें जागरूक होने की जरूरत है। तो आई होप कि मैं आपको ये वाला जो होम लोन के बिहाइंड वाली चीजें हैं, बैकग्राउंड में कैसे प्रॉफिट वाली चीजें बैंक और बिल्डर करते हैं, एक्सप्लेन कर पाया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कंसर्न है, तो फील फ्री टू राइट डाउन इट इनटू कमेंट बॉक्स। मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अगर जरूरी रहा, कोई और क्लैरिफिकेशन देना हुआ, तो मैं बिल्कुल एक दूसरा वीडियो भी बना दूंगा इस पर। आई नो कि इस वीडियो से मैं लोन एजेंट्स, होम लोन वाले जो ब्रोकर्स होते हैं, बैंकर्स हैं, बिल्डर्स हैं, उनको अट्रैक्ट नहीं कर रहा अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए। बट आई एम हियर रिस्पॉन्सिबल टू एजुकेट यू हाउ होम लोन एक्चुअली वर्क्स फॉर बैंक एंड फॉर बिल्डर्स। और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में 24B के तहत आप रिबेट भी टैक्स का नहीं ले सकते। दिस इज फैक्ट। दैट मीन्स कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए होम लोन ना लें। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये इन्फॉर्मेशन आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगी। अगर हाँ, तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।